नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं जी हेल्प के डिजिटल ऑनलाइन क्लासरूम में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था राजस्थान की झीलें। और आज जो झीलों की क्लास है अपनी वो 2 नंबर क्लास है। कल जो हमने पढ़ा मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपने अच्छी तरह से वो नोट डाउन किया और अच्छी तरह से जो है वो रिवीजन किया होगा। कल की जो क्लास है उसमें हमें रिस्पॉन्स जो है वो आपका अच्छा देखने को मिला। कमेंट्स जो है वो हमने पढ़े, बहुत अच्छे लगे। इसके लिए आप सभी साथियों को दिल से बहुत बहुत आभार। चलो अब हम शुरुआत करते हैं आगे। हम पढ़ रहे थे मीठे पानी की झीलें और मीठे पानी की झील में मैंने जो कल है वो आपको पढ़ा दी थी राजसमंद, है ना। आज 2 नंबर जो झील पढ़ेंगे, यानी टॉपिक कौन सा था? राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें और हम जो पढ़ रहे थे वो मीठे पानी की झील, यही बात है ना। और मीठे पानी में आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस झील का नाम है जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। बिल्कुल, जयसमंद झील के बारे में जो है वो आज हम चर्चा करेंगे। देखो, पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जयसमंद जो झील है वह कौन से जिले में है? तो वह है सलूम्बर के अंदर। फिर बात करें हम कि जयसमंद झील का जो निर्माण है वो किसके समय हुआ? तो देखो, राजसमंद झील का निर्माण जो है वो राज सिंह के समय हुआ। जयसमंद झील का निर्माण है वो किसके समय होगा? जय सिंह के समय। इस झील का निर्माण जो है वो 1685 से 1685 से 1691 या जो है इतना टाइम जो इस झील को बनने में लग गया था। निर्माण जो करवाया उस राजा का नाम था महाराणा या राणा जय सिंह। जय सिंह द्वारा ये जो झील है ये बनाई गई। आ जाइए हम देखते हैं ये जो झील है वो किस प्रकार से जो है वो बनी हुई है। बिल्कुल सर, ये हमें झील दिख रही है सभी को? हाँ, ये रही। ठीक है, इस झील से 2 नहरें निकाली गई हैं। कितनी नहरें निकाली गई हैं? 2। और इस झील में एक नदी का पानी आता है, एक नदी का पानी आता है, एक नदी का जल आता है। उस नदी का नाम है गोमती। और राजसमंद में भी कौन सी नदी का जल आता है? गोमती नदी का। और 2 नहरें निकाली गई हैं इससे। उन 2 नहरों में एक नहर का नाम है श्यामपुरा, श्यामपुरा नहर। और दूसरी नहर का नाम है भाटखेड़ा या बटखेड़ा भी बोलते हैं इसे। इससे कितनी नहरें निकाली गई हैं? 2। कई बार एग्जामिनर सीधा प्रश्न ये पूछ लेता है श्यामपुरा और बटखेड़ा नहर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो पता होना चाहिए सलूम्बर। और किस झील से है? तो आप याद रखोगे जयसमंद। इसी जयसमंद झील के पास एक मंदिर बना हुआ है और वो जो मंदिर है वो है नर्मदेश्वर महादेव का। तो अगर प्रश्न आए नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो किस झील के किनारे बना हुआ है, तो आप बताओगे सर अब वो जो मंदिर है वो जयसमंद झील के किनारे बना हुआ है। जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और विशेष बात यह है कि यह जो झील है वह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील है। एक तो उपनाम ये याद रखना और नोट लगा के एक बात याद रखना, अगर यह प्रश्न आपको भारत के संदर्भ में पूछे, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है उसका नाम क्या है? और उस झील का जो नाम है वो आप याद करोगे गोविंद सागर। कौन सी झील है भाई? गोविंद सागर झील।
यह भाखड़ा बांध के पास बनी हुई है। कौन से बांध के पास? भाखड़ा बांध के पास, हिमाचल प्रदेश में। और यह एशिया की, भारत की तो है ही, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है उसका नाम भी क्या है? गोविंद सागर। और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है उसका नाम क्या है? जयसमंद। ये बात आप याद रखना, ठीक है। एक तो उपनाम इसका हो गया राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। नंबर 2, इस झील को कहते हैं जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं? वो अपने जयसमंद झील को। जलचरों का मतलब है कि यहां शीतकाल के अंदर, शीत ऋतु के अंदर, सर्दी की ऋतु में, शीतकाल में 112 पक्षी प्रजाति जो है वो घूमने के लिए आती है, यहां विचरण के लिए जो है वो आती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, क्योंकि गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो एक दर्रे से, और ये जो दर्रा आपको दिख रहा है इस दर्रे का नाम है ढेबर। और याद रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछे ना कि राजस्थान में ढेबर झील के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजस्थान में ढेबर झील के नाम से जो जाना जाता है वो जयसमंद झील को। किस झील को जाना जाता है? जयसमंद। बिल्कुल सिंपल है। देखो, कोई भी चीज हम पढ़ें तो आपके दिमाग में वो चलना चाहिए फिक्स कि इसके अंदर कितनी चीजें पढ़नी है। सिंपल सी बात है। जयसमंद सलूम्बर में निर्माण जयसिंह ने, गोमती नदी का पानी आता है, 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा और भाटखेड़ा, नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है, 3 उपनाम है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और जलचरों की बस्ती कहते हैं, और ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। तो ढेबर झील के नाम से किसे जाना जाता है? जयसमंद झील को। और इसके अलावा हम इसके अंदर क्या क्या बातें याद करें तो देखो ध्यान से। अब जैसे ये झील बनी हुई है जयसमंद, ठीक है। अब देखो ये जो जयसमंद झील आपको दिख रही है, ये जो जयसमंद झील आपको दिख रही है, इस जयसमंद झील में कुल छोटे और बड़े 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू हैं? 7। आप सभी साथियों को दिख रहे हैं। सर टापू क्या होते हैं? टापू आप ऐसे मानिए कि कोई झील है, उसके ऊपर एक रहने का स्थान होता है, उसे क्या बोलते हैं? टापू। ठीक है। कितने टापू हैं? 7। तो किस झील के किनारे 7 टापू हैं? तो पहला प्रश्न तो यही याद रखोगे आप, जयसमंद झील के किनारे। ये जो 7 टापू बने हुए हैं, इस टापू पर मीणा और भील जनजाति के लोग जो वो निवास करते हैं। मीणा और भील जनजाति के लोग निवास करते हैं, निवास करते हैं। तो कौन सी जनजाति के लोग जो वो निवास करते हैं? मीणा और भील। अब देखिए भाई, अब इसमें से प्रश्न ये बनेगा, बताओ जो सबसे बड़ा टापू है, जो बड़ा टापू, आपको 3 टापू याद करने इसमें। एक तो जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम याद कर लेना, एक सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम जो है वो याद कर लेना, और एक जो टापू है उसका नाम है बाबा का मगरा। बाबा का मगरा, बोलना मेरे साथ, बाबा का मगरा। एक टापू का नाम है बाबा का मगरा, एक छोटा टापू और एक बड़ा टापू है। बात करें बड़ा टापू जो है उसका नाम क्या है? बड़ा है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। तो बाबा का भांगड़ा नामक टापू किस झील के किनारे? तो आप ये जो झील पढ़ रहे हो, इस झील का जो नाम है वो क्या है? जयसमंद। जयसमंद झील के किनारे आपको देखने को मिलेगा क्या भाई? बाबा का भांगड़ा। बड़ा टापू का नाम सीधे याद रखो, बाबा को भांगड़ो। बड़ो बाबा को भांगड़ो, और छोटा छोटा प्यारी होता है ना,
तो छोटे टापू का नाम है प्यारी, बड़े का नाम बाबा का बांगड़ा और छोटी है प्यारी। बड़े टापू का नाम बाबा का बांगड़ा और छोटे टापू का नाम है प्यारी। बोलो बड़े टापू का नाम क्या है? बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू का नाम है प्यारी। एक टापू का नाम है बाबा का मगरा। ये जो टापू है इसके ऊपर एक रिसोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है आइसलैंड रिसोर्ट। ये जो टापू आपको दिख रहा है बाबा का मगरा, इस पे एक होटल बनाया गया जिसका नाम क्या है? आइसलैंड जो है वो रिसोर्ट है। देखो कभी घूमने जाओ तो अच्छी बात है कहीं भी, लेकिन कभी भी अगर आप जैसे कहीं एग्जाम देने गए हो तो ऐसे अगर कहीं घूमने जाओ मतलब जॉब नहीं लगी हुई, हम बेरोजगारी के अंदर अगर कहीं घूमने जाते हैं तो कभी भूलकर भी ऐसे होटल में प्रवेश नहीं करना है। आप विश्वास नहीं करोगे, यहां पर खाने की थाली 2-2 हजार रुपए की होती है, तो अपने तो पूरे जेब में 2 हजार है, मतलब आने जाने का खर्चा सारा मिला के। तो कभी भूलकर भी ऐसे होटलों में बेरोजगारी के अंदर नहीं बैठना है, ठीक है। और साथ में कोई होता तो ऑर्डर मार भी मत देना वैसे ही कि 2 कॉफी लेके आ, तो हाल बुरा हो जाएगा, है ना। तो आइसलैंड रिसोर्ट जो है वो बाबा के मगरा के ऊपर जो है वो बना हुआ है। 7 टापू है। बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा छोटी प्यारी, बड़ा बाबा का भांगड़ा छोटी प्यारी। इसी झील के पास ऐसी 6 ओदियां बनी हुई है। कितनी ओदियां बनी हुई है? 6। अच्छा सर ओदियां क्या होती है? देखो राजा महाराजा को शिकार का शौक होता ही था। हाँ गुरुजी शिकार का शौक तो था, तो ये शिकार के दृश्य के लिए बनाई गई जो है वो स्थान है जिसे क्या बोलते हैं? ओदिया। जयसमंद झील के किनारे 6 ओदियां लगी हुई है। शिकार का दृश्य मतलब, अब मेरी बात सुनो, मान लो राजा है, राजा को शेर मारना है या मगरमच्छ मारना, जो भी जानवर के साथ जो वो लड़ाई करनी है, राजा को शिकार करना है। अब मान लो रानी के मन में विचार है कि भाई मैं भी देखूंगा महाराजो कि यहां शेर ना मारे। अब मान लो रानी भी साथ चली जाए, अब राजा शेर से लड़ेगा, रानी को बचाएगा, क्योंकि शेर अगर रानी की तरफ घूम गया फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तब क्या करते थे? ये ओदियां बनाई जाती थी। अब ओदियों के ऊपर रानी खड़ी हो जाया करती थी और फिर राजा जो है वो शिकार किया करता था और रानी देखा करती थी। तो 6 ओदियां जो है वो शिकार दृश्य के लिए जयसमंद झील के किनारे जो है वो बनी हुई है, ठीक है। हाँ जी 6 ओदियां जो है वो बनी हुई है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। तो ये हमारी झील कंप्लीट होगी जयसमंद। बिल्कुल सिंपल है। देखो एक बार फिर से, गोमती नदी का पानी आता है, श्यामपुरा भाटखेड़ा नहरें राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जय सिंह ने बनवाई थी, जलचरों की बस्ती और डेबर झील। 6 ओदियां बनी है, 7 टापू है। बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा छोटी प्यारी और एक आइसलैंड रिसोर्ट जो है वो बाबा के मगरा पे बना हुआ है। इसके बाद जो हम झील पढ़ेंगे उस झील का नाम है, देखो अपनी वो ट्रिक क्या थी? राजबाको। राजबाको। देखो हमने राजसमंद पढ़ ली, जयसमंद पढ़ ली, बाल समंद सीधा सीधा जिला याद रखना है, कोई विशेष बात नहीं है, वो सारी एक मैप पे करवा दूंगा मैं जिले। मेन पढ़ते हैं अपने थ्योरी वाली। और अब पढ़ेंगे कोलायत। तो अब जो झील है उस झील का जो नाम है वो क्या नाम है? कोलायत। कोलायत झील। हेडिंग लगा लीजिएगा, कोलायत, कोलायत झील, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? कोलायत झील की। इस प्रकार से जो बीकानेर के अंदर जो है वो कोलायत झील बनी हुई है। तो कोलायत झील पहला प्रश्न तो ये है कहां? तो याद रखना कोलायत झील जो है वो बीकानेर के अंदर। हाँ भाई बताओ, कोलायत जो झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो पहला प्रश्न तो यही है कि सर कोलायत झील जो है वो बीकानेर में। दूसरी बात, देखो कोलायत झील का निर्माण किसी राजा महाराजा ने नहीं करवाया, इसका निर्माण प्रकृति ने किया है। तो यह एक प्राकृतिक झील है। तो यह एक कैसी झील है? तो यह एक जो है वो प्राकृतिक जो है वो झील है, ये बात याद रखना। अब सुनो, अब में से कोलायत तो गए होंगे स्नान करने के लिए। कोलायत के पास आप जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा आश्रम कपिल मुनि का। किसका आश्रम मिलेगा? कपिल मुनि का। क्योंकि बताया जाता है कपिल मुनि ने जो तपस्या की थी
कपिल मुनि की जो तपोभूमि थी, अब वो कौन सी झील? कपिल मुनि की जो तपोभूमि है वो कोलायत झील। तो कपिल मुनि का यहां प्रतिवर्ष मेला भरता है, मेला दिलों का आता है, और बिल्कुल कपिल मुनि का जो मेला है वह भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का जो मेला है वो कहां भरता है? कोलायत में। कैसे कपिल मुनि, कैसे कोलायत, और कैसे ही क्या हो जाएगा? कार्तिक पूर्णिमा। ये महीना इंग्लिश में अगर याद करो तो कर लेना नवंबर। देखो हिंदू महीने में आपको पता ना एक से फिक्स होते नहीं है, जैसे आधे आधे महीने लिए जाते हैं इंग्लिश महीने के, ठीक है? तो ये लगभग आप नवंबर मान के चलो। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि कार्तिक पूर्णिमा मतलब नवंबर। तो कपिल मुनि का जो मेला भरता है वो कब भरता है? नवंबर में। ये बात याद रखना। अच्छा सर, कोलायत के क्या क्या उपनाम जो है वो देखने को मिलते हैं? देखो, पश्चिमी राजस्थान में जो सबसे सुंदर झील जो आपको देखने को मिलेगी वो कोलायत झील ही देखने को मिलेगी। इसे शुष्क मरुस्थल झील भी कहते हैं। शुष्क मरुस्थल झील किसे कहते हैं? कोलायत को। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम, पश्चिमी राजस्थान का सुंदर उद्यान। पश्चिमी राजस्थान का सुंदर उद्यान जो है वो किस झील को कहा जाता है? सुंदर उद्यान जो है वो कोलायत झील को ही कहा जाता है। बात समझ में आई? अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि कोलायत जो झील है, इस कोलायत झील में लाखन जो है वो डूबकर मर गया था। लाखन कह दो या लाखा, लाखन डूबकर जो है वो मर गया था। किस झील में? कोलायत में। हाँ भाई, कोलायत झील में कौन? लाखन। अब लाखन कौन है? तो ये जो लाखन है वो करणी माता जी के गोद लिया पुत्र, करणी माता का गोद लिया पुत्र, गोद लिया पुत्र था। तो करणी माता के गोद लिया हुआ पुत्र कौन? लाखन। और लाखन इस झील के अंदर जो डूबकर वो जो है वो मर जाता है। अब ऐसे बताते हैं कि करणी माता जो है वो चारण जाति की कुल देवी। चारण जाति की कुल देवी कौन है? चारण जाति की कुल देवी है करणी माता। तो ऐसे बताते हैं कि चारण जाति के जो लोग हैं वो कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं, वो अशुभ मानते हैं। तो कोलायत झील में स्नान किस जाति के लोग नहीं करते? तो चारण जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते हैं। तो किस जाति के लोग जो है वो कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं? करणी माता। करणी माता जो है वो किन के लिए प्रसिद्ध है? चूहों के लिए। और यहाँ सफेद रंग के जो चूहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? काबा। सफेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा। तो कोलायत झील भी बिल्कुल सिंपल है, बीकानेर में है, प्राकृतिक झील है, शुष्क मरुस्थल कहते हैं। पश्चिम राजस्थान का सुंदर उद्यान जो है वो कोलायत को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, कपिल मुनि का जो मेला है वो भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, और लाखन इसके अंदर डूबकर जो है वो मर गया था। तब से करणी माता का गोद लिया हुआ बेटा था। करणी माता ने अपनी सिस्टर से, अपनी बहन से जो है वो ये गोद लिया था लाखन। गुलाब कंवरी नाम था इनकी बहन का। तो बताते हैं चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते। और आप वैसे भी देखोगे ना तो कोलायत में अगर आप गए हो, है ना, तो बहुत जो है वो संख्या में लोग जो वो इसके अंदर जो डूब कर है वो देखो। डूबने का कारण क्या होता है? जैसे अपने सीढ़ियों के पास नहाते हैं इसके अंदर आसपास बैठ के, तो क्या वहाँ काई जम जाती है, और काई क्या अब जिसको तैरना नहीं आता वो फिसलेगा और फिसलते ही उसके अंदर जाएगा। अब वो इधर उधर हाथ मारेगा तो वो श्योर है नीचे डूबेगा। और नीचे डूबने के कारण इसमें एक और है, अब नीचे इस प्रकार की घास वगैरह है, कई बार तैरने वाला भी बेचारा रह जाता है कि वो पेड़ों के साथ पैरों को जो वो जकड़ लेती है, फिर जिससे ऊपर नहीं आ सकते और अंदर ही क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो ये है कोलायत झील, बिल्कुल सिंपल है। तो आप कोलायत झील को भी उतार लेना।
राजबाको कोलायत होगी, राजबाको, सीप, सिलीसेड और पुष्कर। अब ये दो झील हो रहेगी, है ना। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी झील, सिलीसेड। चलिए, कोलायत के बाद समझ में तो आ रही है ना भाई। और आप का एक कर्तव्य तो बनता ही है, हम आपके लिए क्लासेस लेकर आए हैं, तो आप सारे साथी जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो है वो ये क्लास जरूर लगाया करें, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे मत सोचो कि यार कोई और अच्छा ना समझ ले, ठीक है। तो ऐसी सोच करके कभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा जो आपके पास जितनी आप हेल्प कर सकते हो किसी की उतनी किया करो। अपने को जो मिलना है वो वक्त के साथ मिल ही जाएगा, उसकी चिंता मत करो आप। अब जो अपने झील पढ़ेंगे उस झील का जो नाम है, उस झील का नाम है वो है सिलीसेड झील। कौन सी झील है, सिलीसेड। करें शुरुआत। हाँ जी, सिलीसेड झील की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये इस प्रकार से बनी हुई है अलवर के अंदर। सिलीसेड झील कहां है, करो याद, अलवर। कोलायत कहां है, बीकानेर। जयसमंद कहां है, सलूम्बर। अच्छा, जयसमंद में एक बात और याद करो, जयसमंद में आपको एक बात और याद करनी है, ये रही। हम जयसमंद जो झील है, एक मिनट, चलो मैं यहां लिख देता हूं। देखो, ये जो जयसमंद झील है इसके पूर्व में जाएंगे उधर, ठीक है, पूर्व उधर है इसका, ठीक है। तो इसके जब पूर्व में जाएंगे तो पूर्व में एक पठार फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, एक पठार। इसके पूर्व के अंदर एक पठार फैला हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये पठार। जयसमंद झील के पूर्व में एक पठार फैला हुआ है और इस पठार का जो नाम है वो है लसाड़िया का पठार। तो लसाड़िया का पठार जो है वो किस जिले में है, तो ये जहां झील है उसी जिले में लसाड़िया का पठार जो है वो चला गया, सलूम्बर के अंदर। ये बात याद करना, ठीक है। अब चलो अपने सिलीसेड। देखो, सिलीसेड जो झील है वो कहां पर है, अलवर। कहां है, अलवर। अलवर में अगर आपसे लगभग कोई चीज पूछे ना, तो अलवर के महत्वपूर्ण जो राजा है वो हुए थे विनय सिंह। लगभग जो इसका उत्तर, जैसे अब अलवर चित्रशैली है, अलवर चित्रशैली का विकास किसके समय हुआ, अलवर चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई, तो अलवर की जो इंपॉर्टेंट है बात वो है विनय सिंह के समय। तो अगर हम बात करें इस झील के निर्माण को लेकर, तो इस झील का जो निर्माण है वह भी विनय सिंह जी द्वारा जो है वो करवाया गया था। किनके द्वारा निर्माण जो है वो करवाया गया, विनय सिंह। अलवर के अंदर इस झील का निर्माण जो है वो विनय सिंह द्वारा करवाया गया। इस झील के अंदर सर होता क्या है, इस झील में देखा जाए तो अब मत्स्य पालन जो है वो होता है। अब आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, राजस्थान की कौन सी झील है जिसमें मत्स्य पालन होता है, कोलायत, राजसमंद, जयसमंद या सिलीसेड। तो आपको पता होना चाहिए मत्स्य पालन किस झील में हो रहा है, सिलीसेड झील में। निर्माण और इसके उपनाम ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन, राजस्थान का नंदन कानन जो है वो किस झील को कहते हैं, वो कहते हैं सिलीसेड को। सिलीसेड झील को ही जो है वो राजस्थान का क्या कहते हैं, नंदन कानन। राजस्थान का क्या कहते हैं भाई, नंदन कानन। अब देखो, मेन जो इंपॉर्टेंट बात आती है इस झील को लेकर वो आता है मत्स्य पालन। तो इस झील के किनारे जो है वो क्या होता है, मत्स्य पालन। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है, जैसे हम ऐसे पढ़ते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें आती है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, और तृतीय क्षेत्र में जो है वो क्या क्या चीजें आती हैं। तो जैसे हम पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो कृषि को रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र में किसे रखा गया है, कृषि। द्वितीय क्षेत्र में आप उद्योग धंधों को, ये प्रश्न भी आया हुआ है, उद्योग धंधों को जो है वो कौन से क्षेत्र में रखा गया है, द्वितीय। और तीसरे क्षेत्र में जो है वो किसको रखा गया है, सेवा को। सेवा का क्षेत्र कौन सा है, तृतीय। अब मैं आपसे पूछूंगा प्रश्न, मत्स्य पालन इसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है, द्वितीय में आता है, तृतीय में आता है, ये बताओ आप। मत्स्य पालन किस में आता है,
सोच लिया? बिल्कुल याद रखना, मत्स्य पालन या पशुपालन जो है वो किसके अंदर आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। देखो, अगर खूब पैसा कमाना है तो काम इंसान को करना चाहिए प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। अच्छा, वैसे नहीं है ये प्राथमिक क्षेत्र का संदर्भ जैसे हम किसी की जमीन लेके बो रहे हैं तो फुल पैसा होगा, ऐसा नहीं है कुछ। इसका मतलब ये है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर पहली बात तो आपके पास एक बहुत बड़ा जो है वो लैंड, बहुत बड़ी जो है वो भूमि होनी चाहिए, बहुत बड़ी। ठीक है। अब जैसे आपको मत्स्य पालन करना है तो ऐसे थोड़ी है कि ये कमरे के अंदर मत्स्य पालन कर लोगे। अगर कमरे में करोगे तो फिर उस हिसाब से लाभ होगा आपको। तो इसका मतलब है यानी प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो चीजें आएंगी उसके लिए बहुत बड़ी जो है वो लैंड, बहुत बड़ी जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए? भूमि। और मान के चले जितनी बड़ी आपके पास भूमि होगी उतना ज्यादा आपको लाभ जो है वो मिलने वाला है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो काम होता है ना, वो एक पहली तो खुद की बहुत ज्यादा बड़ी भूमि होनी चाहिए। अब देखो, जैसे मान के चलो आप 100 गायें रख ले, 100 गायें, और उनमें से आप सोच के देखो लगभग जो गायें हैं वो दूध देती हो, तो आप आइडिया लगाओ 1 किलो दूध का जो प्राइस है वो है 50 रुपये। 100 गायों में ये मानते हैं कि 70 गायें जो वो दूध देती हैं, और एक गाय एवरेज 4 किलो दूध देती है एक टाइम का। तो आप आइडिया लगाओ कि 80 या 70 गायों का जो दूध है वो कितना हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो एक दिन की इनकम यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें बहुत कमाई है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्षेत्र होना चाहिए खुद का, है ना? ऐसे नहीं है। तो ये हो गई सिली सेट। बस इतनी बात याद रखनी है, सिली सेट अलवर में निर्माण विनय सिंह ने, राजस्थान का नंदन कानन किसे कहते हैं? सिली सेट को। और इसके अंदर जो है वो क्या किया जाता है? मत्स्य पालन। चलो हम देखते हैं कौन कौन सी झील जो है वो हमने पढ़ ली। वो ट्रिक याद की थी हमने, राज, बाको, सीप, पिन। एक बार अपने इतना देखते हैं। हाँ भाई, राज से जो झील है वो राजसमंद हमने पढ़ ली और आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई। जय से जो झील है वह भी हमने पढ़ दी, जिसका नाम था जयसमंद। बाल समंद का नाम याद कर लो, बस इसका जिला याद करना है। को से झील हमने पढ़ दी कोलायत, और सी से जो झील है उसका नाम है सिलीसेड। यह झील भी जो है वो हमने पढ़ दी। अब जो झील है उस झील को पढ़ेंगे, और इस झील का नाम क्या है? पुष्कर। फिर पिछोला और नक्की बाद में देखेंगे। तो आज अगर ये झील हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब आप सभी साथी जो है वो निकालो, कौन सी झील को? पुष्कर को। ठीक है, हाँ, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, करो। चलो अब हम बात करते हैं पुष्कर झील की। इंपॉर्टेंट झील है एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुष्कर झील। सर अजमेर से 2 जिले निकले हैं, केकड़ी और ब्यावर। तो ये कौन से जिले में है? पुष्कर आज भी अजमेर में ही है। पुष्कर आज भी जो है वो कहां है? अजमेर में। अब पुष्कर झील की अगर हम बात करें तो देखो, ये अपनी जो झील है इसका नाम क्या है? पुष्कर। कौन सी झील है ये? पुष्कर। पुष्कर झील की अगर हम बात करें तो इस झील का निर्माण, इस झील का जो निर्माण है वो बताया जाता है पुष्करना ब्राह्मण ने करवाया था। इस झील का जो निर्माण है वो किसने कराया? पुष्करना ब्राह्मण ने। लेकिन ऐसे बताया जाता है कि ऐसी कुछ बात नहीं हुई है, क्योंकि ये सिर्फ लिखा हुआ मिलता है। वैसे देखा जाए भूगोलवेता जो है वो ये बात बोलते हैं कि यह जो है वो प्राकृतिक झील है, और ज्वालामुखी से निर्मित जो झील है उसका उदाहरण है काला डेरा। किस झील का उदाहरण है? ये मैंने बताया था ना पहले क्लास में, काला डेरा झील कौन सी होती है। तो काला डेरा झील का उदाहरण माना है भूगोलवेताओं ने। लेकिन ये बात तो एकदम ठीक है इसकी कि इस झील का जो पुनर्निर्माण है वह मराठों द्वारा करवाया गया था। पुनर्निर्माण जो है वो किनके द्वारा करवाया गया था? मराठों द्वारा। और मराठे जो दुश्मन थे वो थे औरंगजेब।
मराठों के जो दुश्मन थे वो थे मुगल, या मुगलों के जो दुश्मन थे वो थे मराठे। तो ऐसे बताया जाता है कि इस झील को जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया था वो औरंगजेब ने। इस झील को जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया था, सर्वाधिक नुकसान जो पहुंचाया था वो किसने पहुंचाया था इस झील को? औरंगजेब। एक तो आप ये कहानी मानो, हो सकता है मराठों ने निर्माण करवाया, उसके बाद इसने ज्यादा जो है क्षति पहुंचाई हो। प्लस एक बात यह भी देखने को मिलती है कि इस झील के किनारे छोटे बड़े टोटल 400 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 400। ये तो टेम्पल टाउन है एक तरह से। हाँ भाई, तो इस झील के क्या क्या उपनाम देखने को मिलते हैं पुष्कर के? तो इसे कहा जाता है मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी। अगर आपसे प्रश्न पूछे राजस्थान में मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं, तो आप बताओगे पुष्कर को मंदिरों की नगरी कहते हैं। इसके अलावा आप याद रखोगे कोंकण तीर्थ। कोंकण तीर्थ, इसी झील को कहा जाता है तीर्थराज। इसी झील को कहते हैं तीर्थराज। इसी झील को कहते हैं तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा। सर, तीर्थों का भाणजा किसे कहते हैं? तीर्थों की नानी किसे कहती हैं? तीर्थों वो भतीजो। ऐसे पूरा परिवार नहीं देखना, 2-3 देख लो बहुत है। तीर्थों का भाणजा है मचकुंड। और मचकुंड तालाब जो है वो कहां है? धौलपुर के अंदर। तीर्थों का भाणजा किसे कहते हैं? मचकुंड। तीर्थों की नानी बोलते हैं देवयानी को। देवयानी माता। देवयानी जो माता है इन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। ठीक है। अच्छा, मंदिरों की नगरी कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, प्रयागराज का गुरु। अब प्रयागराज का गुरु किसे कहते हैं? अब प्रयागराज एक ऐसा स्थान है, प्रयाग का मतलब क्या होता है? देखो, एक नदी ये है, दूसरी ये आई। अब यहां पर मिले, जैसे अपने पढ़ते हैं देव प्रयाग, है ना, यानी पवित्र जो स्थान है जहां दो नदियां आपस में आकर मिलती है उसे बोलते हैं प्रयाग। अगर आपको पता हो तो एक राजस्थान भारत में है प्रयागराज। प्रयागराज में 3 नदियां आकर मिलती है, यमुना, सरस्वती और गंगा। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम कहां बनता है? प्रयागराज में। तो ये एक पवित्र स्थल है। लेकिन प्रयागराज का गुरु किसे कहते हैं? यह बात आपको याद रखोगे, पुष्कर को। राजस्थान की सबसे पवित्र झील, राजस्थान की सबसे पवित्र जो झील है वो कौन सी है? पुष्कर। अब देखो, ये झील पवित्र है तो यहां लोग भी बहुत आएंगे। लोग बहुत आएंगे तो वो अपना मेल धो धो के इस झील में जाएंगे। हाँ, तो मेल धो धो कर जाएंगे तो ये प्रदूषित भी हो जाएगी जल्दी। तो याद रखना, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील वह भी कौन सी है? पुष्कर। और राजस्थान की सबसे प्राचीन झील, वो भी कौन सी झील है? वह भी पुष्कर झील को माना जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है वो भी कौन सी है? पुष्कर। इतनी बात आपको समझ में आई। मंदिरों की नगरी, कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा। मामा कौन है? पुष्कर। भांजा मचकुंड और नानी देवयानी। प्रयागराज का गुरु, राजस्थान की पवित्र झील, राजस्थान की प्रदूषित झील और राजस्थान की सबसे प्राचीन झील जो है उसका नाम भी क्या है? उसका नाम भी है अपने पुष्कर। पुष्कर में एक नाम और याद रखना, आदि तीर्थ भी कहते हैं इसे, आदि तीर्थ। अब पुष्कर की एक बात और याद रखोगे कि राजस्थान या भारत की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी जो है, यानी आपला, विदेशी मतलब जो फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, स्वदेशी मतलब अपने ही आके। राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी जो लोग हैं वो कहां जाते हैं? अपने वाले जो लोग हैं वो थोड़ा धर्म की यात्रा पे ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्वदेशी हैं राजस्थान में वो कहां आते हैं? पुष्कर। पुष्कर कहां है? अजमेर। ठीक है। अब अगर प्रश्न ये आ जाए, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी, ये तो स्वदेशी,
अगर प्रश्न आए सर्वाधिक विदेशी लोग जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं या कहाँ जाते हैं, तो सर्वाधिक जो विदेशी है वो जाते हैं जयपुर के अंदर। ऐसा कहा जाता है भारत में आने वाला हर तीसरा जो पर्यटक है वो राजस्थान के अंदर जरूर घूमने के लिए आता है। ये बात आपको याद रखनी है। हाँ बोलो, इतनी बात समझ में आई आपको अच्छी तरह से? हाँ जी, ठीक है। अब देखो पुष्कर झील की अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से बनी हुई है झील। सर ये तो हमें आधा चांद लग रहा है, ये तो हमें जो है वो चांद आधा लग रहा है, और हम तो पूरे चांद का वेट कर रहे थे, वो भी आएगा भाई। एक बार आधा चांद याद करो। पुष्कर झील की जो आकृति है, पुष्कर झील की जो आकृति है वो कैसी है, तो आपको याद रखना है पुष्कर झील की जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार। पुष्कर झील की जो आकृति है वो कैसी है? अर्धचंद्राकार। याद करो, पुष्कर झील की जो आकृति है वो कैसी है? अर्धचंद्राकार। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पुष्कर झील के किनारे जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो बनी हुई है। अब जैसे ये रही, ये कौन सी झील है भाई? पुष्कर। अर्धचंद्राकार जो झील है वो कौन सी है? पुष्कर। ठीक है। अब हम बात करेंगे पुष्कर झील के किनारे क्या क्या चीजें हैं। अब हम बात करेंगे इसके किनारे। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एक तो ये बात याद रखना है कि ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है इसके किनारे। एक तो मंदिर किसका बना हुआ है? ब्रह्मा जी का। इसी झील के पास एक मंदिर बना हुआ है ब्रह्मा जी के मंदिर के पास ही, सावित्री माता का। किनका मंदिर बना हुआ है? सावित्री माता जी का। अब देखो ये जो सावित्री माता का जो मंदिर बना हुआ है, यह यहां पर जो है वो, जैसे ये यहां सावित्री माता का मंदिर है, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक पहाड़ी और इस प्रकार यहां बनी हुई है ना। अब क्या होता है कि देखो जवान जो है वो तो भागकर जो है चल भाई चढ़ लेते हैं, लेकिन बूढ़े लोग जो वो बेचारा इतनी चढ़ाई पर जो है वो चढ़ना एक्सेप्टेड करते नहीं है बात को। तब क्या है कि सरकार ने इधर तार बांधी और एक इधर बांधी, और यहां पर इस प्रकार से डोलियां जो है वो लटका दी। इसे क्या बोलते हो तुम? उड़न खटोले। हाँ जी, लेकिन याद रखना इसे हम बोलते हैं रोप वे। रोप वे राजस्थान का तीसरा रोप वे, थर्ड रोप वे जो है वो कहां लगाया गया है? राजस्थान का तीसरा रोप वे जो है वो सावित्री माता के मंदिर के पास लगा है। और याद रखना यह रोप वे जो लगाया गया वो कब? 2016 में। तो राजस्थान का तीसरा रोप वे जो है वो कहां लगा है? सावित्री माता के मंदिर। पहला रोप वे जो है वो सुंदर माता के मंदिर के पास लगा 2006। दूसरा रोप वे जो है वह करणी माता के मंदिर के पास, पिछोला झील के पास ना, उदयपुर के अंदर लगा हुआ है। वो पिछोला झील पढ़ाऊंगा तब मैं तीनों एक साथ लिखा दूंगा। वो 2008 में लगाया गया था, वो दूसरा है उदयपुर वाला, और ये है सावित्री माता अजमेर के अंदर, ये तीसरा है। आपको याद हो तो सावित्री माता जी को ही गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है उल्लेख मिलता है किसका? गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री जी को। ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र आपको पता ही होगा ना। हाँ जी वो। अब इस झील के किनारे और बात करें तो इस झील के किनारे छोटे बड़े टोटल 52 घाट हैं। घाटों की संख्या कितनी है? इस झील के किनारे जो है वो टोटल कितने हैं? 52 घाट, जिसमें एक जो घाट है उसका नाम है गो घाट। और ऐसे बताया जाता है कि यह इस झील का सबसे प्राचीन घाट है। इस झील के पास बना सबसे प्राचीन घाट कौन सा है? गो घाट। अब देखो गो घाट की अगर हम बात करें तो यहां पर 1911 में आना हुआ मैडम मेरी का।
की मैडम है? बोलो मैडम मेरी, हंसो मत, बोलो मैडम मेरी। 1911 में मैडम मेरी आए और मैडम मेरी आके देखियो तो देखती की देखती रह गई। औरत पुरुष सागे मिक्स मतलब नहा रहे, तो ये बोली मैडम मेरी, अरे ये क्या हाल है, ये क्या मतलब आपका तो कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ यहाँ। तो ऐसा नहीं होगा, आज से मैं जनानियों के लिए यहां एक अलग से घाट बनाऊंगी जिसका नाम होगा जनाना घाट। तो मैडम मेरी ने ही इसी घाट का नाम जो वो क्या कर दिया था, जनाना घाट, कि जो महिलाएं हैं वो यहां नहाएंगी, जनाना घाट। फिर ऐसे बताते हैं कुछ समय बाद गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी यहीं किया गया था, इसलिए इस घाट का नाम क्या मिला, क्या पड़ा, गांधी घाट। तो गांधी घाट भी जो है वो इसी झील के किनारे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पुष्कर झील में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया है। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया है। चलो एक बात बताओ मुझे, कमेंट में बताना, चंबल नदी में किसकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था? चंबल नदी में किसकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था? हमारे हिंदू धर्म में लगभग जो है अपने गंगा नदी के अंदर ही अस्थियों का विसर्जन करते हैं, हरिद्वार के अंदर। लेकिन मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं, चंबल नदी में किसकी अस्थियों का जो है वो विसर्जन किया गया था? ये बात आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन कौन से घाट याद करने हैं? इसके अलावा आप घाट याद कर लेना, सप्तऋषि घाट, 52 घाट सारे मत पढ़ना, मेन में पढ़ लेना। सप्तऋषि घाट, मुरली घाट, गो घाट, गो घाट तो लिख लिया ना, महादेव घाट, बद्रीनाथ घाट। तो ये सारे जो है वो आप याद करोगे, बद्रीनाथ घाट, ये जो घाट है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर पड़ा, सावित्री माता का मंदिर पड़ा, और इसके किनारे जो है वो कौन कौन से जो घाट हैं वो बने हुए वो हमने पढ़ा। इसके अलावा आपको जो है वो यहां याद करना है कण्व ऋषि का आश्रम, कण्व ऋषि का आश्रम, कण्व ऋषि का आश्रम यही बना हुआ है। और कण्व ऋषि के आश्रम के बाद जो आपको याद करना है वो एक गुफा, और ये गुफा है भृतरी की, भृतरी की गुफा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भृतरी का मंदिर कहां है, तो वो आप क्या करोगे बताओ? भृतरी का मंदिर, अगर प्रश्न पूछे भृतरी का मंदिर तो मंदिर करना है अलवर, और गुफा पूछे तो करना अजमेर। गुफा पूछे तो क्या करना? अजमेर। अच्छा, भर्तरी की वो कहानी सुनी है क्या आपने, कि भर्तरी को एक फल मिलता है जिससे खा लेगा वो फल वो अमीर हो जाएगा, है ना। तो भर्तरी क्या करते हैं, वो फल ले जाकर दे देते हैं अपनी प्रेमिका पिंगला को, कल पिंगला ये फल खा ले, जैसे ही तू ये फल खाएगी तो तू अमर हो जाएगी, कभी मरेगी नहीं। देखो बेचारा ये तो यही सोच रहा है कि मेरी उम्र भी पिंगला को लग जाए, लेकिन पिंगला अपनी उम्र किसी और के लगाना चाहती थी, तो पिंगला ने वो फल जो है वो एक सेनापति को दे दिया जाके, जिससे ये प्रेम करती थी पिंगला। कल जानू ये फल खा लो, अगर आप ये फल खा लेते हो तो आप कभी नहीं मरोगे। और ये भी उम्मीदवार किसी और का था। सेनापति ले जाकर फल दे देता है, एक इसी के यहां काम करने वाली जो है वो महिला, उसको जाकर सेनापति ने ये फल दे दिया। सेनापति इससे प्रेम करता था, और इस महिला ने वो फल ले जाकर किसको दे दिया? भर्तरी को। और भर्तरी बोलो ये फल तू कहां से लेके आई? उसने कहा चुपचाप खा ले फल, और ये फल खा लेगा ना तो तू कभी नहीं मरेगा, ये सेब खा ले तू। तो ये कहानी आपने शायद सुनी होगी, है ना। तो देखो भर्तरी ने पिंगला को दिया था, और पिंगला ने सेनापति को, और सेनापति ने, और देखो तो रियल में भी ऐसा होता है। कई कई लोग ऐसे होते हैं जो 5-5 6-6 एक साथ लेके चल लेते हैं, कई बेचारे भोले होते हैं, एक एक ही नहीं संभलता, है ना। तो ये बात, चलो अब आगे बात करते हैं अपने। भर्तरी का मंदिर कहाँ है? एक तो ये बात याद रखोगे आप,
भरतरी का जो मंदिर है वो अलवर। अब देखो भाई, कन्नव ऋषि का आश्रम बना हुआ है, भरतरी की गुफा भी है, और यहां पर एक रंगनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर है? रंगनाथ जी का। और एक बैकुंठ धाम है। रंगनाथ जी का मंदिर है और दूसरा यहां एक धाम बना है जिसका नाम बैकुंठ। रंगनाथ जी का मंदिर याद रखना और बैकुंठ धाम, बस इतने धाम। ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर, कन्नव ऋषि का आश्रम, भरतरी की गुफा, रंगनाथ जी का मंदिर और बैकुंठ धाम। सर और इस झील के किनारे जो वो क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी अभी हम पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आपके प्रश्न जो है वो गलत नहीं होंगे भाई। ये चाहे आप कोई भी एग्जाम को मानकर जो तैयारी कर रहे हो, ये हमारी क्लास जो है वो आप देखने आए हो, तो जरूर हम विश्वास दिलाते हैं आपको इसका लाभ बहुत मिलेगा आपको। तो ये झील होगी पुष्कर। और पुष्कर के किनारे क्या क्या घटना घटित हुई है तो देखो, भगवान धार्मिक जितनी भी बातें हैं वो इसी की झील के किनारे घटित हुई है। भगवान राम ने दशरथ का जो पिंडदान किया था वो इसी झील के किनारे। पिंडदान का मतलब समझते हो ना, मरने के बाद जो किया जाता है। भगवान राम ने दशरथ का पिंडदान जो है वो कहां किया? पुष्कर झील के किनारे। कौरव पांडव अंतिम बार जो मिले थे वो इसी झील के किनारे। कौरव पांडवों का मिलन स्थल वो कौन सी झील रही है? कौरव पांडवों का जो मिलन स्थल है वो कौन सी झील रही है? पुष्कर। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ इसी झील के किनारे किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का जो पाठ है वो इसी झील के किनारे जो है वो किया था। विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने यही भंग की थी। विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी? मेनका ने। तपस्या मेनका ने इसी झील के किनारे जो वो क्या की थी? भंग की। चार बातें तो ये, भगवान राम ने दशरथ का पिंडदान किया, कौरव पांडवों का मिलन स्थल ये रहा है, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ यहां किया था, विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की। महाभारत की रचना किसने की है? महाभारत की रचना की है वेद व्यास। तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना भी इसी झील के किनारे जो है वो की थी। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना की। महाभारत की क्या की? रचना की। और याद रखना, कालिदास ने एक रचना लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम। वो इसी झील के किनारे जो रचना की गई। सर कालिदास का नाम हमने भी सुना है, इसके बारे में एक प्रचलित कहानी आती है। ये सुना है कि पहले मूर्ख हुआ करता था और बाद में बहुत बड़ा विद्वान बना। तो कहानी का एक अगली नेक्स्ट क्लास में जो है वो कहानी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अभी अपने थोड़ा सा टाइम नहीं है इस कहानी को बताने का। ठीक है। ठीक है, एक बात और याद रखना इसमें, ये जो झील है पुष्कर, इस झील को आरटीडीसी का संरक्षण भी प्राप्त है। आरटीडीसी का संरक्षण प्राप्त है। अब आरटीडीसी का राजस्थान में 4 जिलों को संरक्षण प्राप्त है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो अभी हमारे जो है वो क्लास का टाइम हो गया, इतना टाइम है नहीं। एनएलसीपी राष्ट्रीय झील संरक्षण ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके अंदर जो है वो 6 जिलों को रखा गया है। ठीक है। और आरटीडीसी के अंदर 4 जिलों को, ये मैं कल लिखाऊंगा, या आपने कोई नेक्स्ट आगे वाली झील पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सारी झीलें करवा दूंगा। बस एक बात ये याद रखना, आरटीडीसी की स्थापना कब होती है? आरटीडीसी का मतलब है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना होती है 1978 में, लेकिन यहां पर जो कार्य शुरू किया जाता है वो 1979 के अंदर।
1979 के अंदर। तो ये 6 झील और ये 4 झील जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। 4 में से एक तो पुष्कर ही है। तो आरटीडीसी का संरक्षण प्राप्त है किसको? पुष्कर को। इसका मतलब ये होता है कि यहां जो पर्यटन लोग आएंगे, चाहे वो विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, तो आरटीडीसी इसके लिए काम कर रहा है कि यहां पर पर्यटन लोग बहुत आते हैं, तो इसकी साफ सफाई का काम है, देखभाल का काम है, वो कौन कर रहा है? आरटीडीसी, है ना। ये पर्यटन क्षेत्र में स्थापित की गई जो है वो संस्था है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? हमने पुष्कर झील तक जो है वो आज बात है कंप्लीट की है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये जो क्लास है वो बहुत अच्छी लग रही है। ये हमने जो मुहिम चलाई है ये आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।